हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज धीरज कुमार गोयल। आई एम फ्रॉम अभिनंदन एकेडमी एंड टीचिंग IIT JEE मैथमेटिक्स फ्रॉम द लास्ट 13 years and also side by side I am teaching the foundation courses for 9th and 10th also. तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन शॉट ऑफ क्लास 9th। तो आज सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे और वो है आपका रियल नंबर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज रियल नंबर्स। तो बिफोर स्टार्टिंग रियल नंबर्स, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे पहले चीज आती है वो आती है डिजिट्स एंड नंबर। व्हाट इज डिजिट एंड व्हाट इज नंबर। तो यहाँ पर तीन नंबर्स लिखे हैं आपके पास। नंबर इज 1 2 3 3 5 एंड 5। तो अगर आप बोले इसको तो दिस इज अ 123, दिस इज अ नंबर और इस नंबर में डिजिट्स कितनी है आपके पास 3। दिस इज अ नंबर 35 और इसमें अगर आप काउंट करें तो कितने डिजिट्स हैं 2। दिस इज नंबर 5 और अगर आप इसमें काउंट करते हैं तो देयर इज ओनली 1 डिजिट्स। तो दिस इज डिजिट्स एंड नंबर। नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज नंबर लाइन। नंबर लाइन वो लाइन है जिसपे आप सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नंबर ऐसे हैं जिनको आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन पे हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं हमारा नेचुरल नंबर सिस्टम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। इसी के नंबर से स्टार्ट हो रहा है और कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। और आप देखिए नेचुरल नंबर सिस्टम को हिंदी में अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संख्या है। जब काउंटिंग नंबर्स की बात आती है, सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या होगा, आप कोई भी नंबर को काउंट करेंगे तो आप 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसलिए इसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। तो इसकी सीरीज स्टार्ट होती है आपकी 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस इज सो ऑन। कहां तक जाएगा ये नंबर? ये नंबर जाएगा आपका इनफाइनाइट से। उसके बाद बात करते हैं होल नंबर की। इस नंबर में अगर 0 आ जाए तो ये नंबर कंप्लीट हो जाएगा और ये नंबर होल हो जाएगा। होल माने कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? होल नंबर। और ये कहां से स्टार्ट होगा? कैपिटल W से। और ये नंबर हो गया 0 1 2 3। अभी बात करेंगे नंबर लाइन पर। तो सर अभी तो हमने देखा है नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक नंबर लाइन बना लेते हैं। यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो गई, यहाँ पर 1, दिस इज 2, दिस इज 3। तो ये नंबर तो हो गया आपके नेचुरल नंबर सिस्टम 1 2 3। तो जैसे ही 0 का इंक्लूड कर लिया आपने, तो अब ये नंबर्स क्या हो गए आपके? होल नंबर। होल नंबर के बाद बात आती है इंटीजर्स की। तो अगर आप इसी में ही नेगेटिव नंबर भी शो कर दें, यानी कि प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव और होल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से और कहीं कहीं पर ये कैपिटल I से भी लिखा रहता है, राइट। तो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम पर ये कैपिटल Z लिखा गया है। और इंटीजर्स को क्योंकि फर्स्ट लेटर I है तो इसलिए इसको इंटीजर भी बोला जाता है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो बस पॉजिटिव तो हमारे पास चल ही रहा था, -1 -2 -3, ये सीरीज हमारे पास और शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 0 को किस में काउंट करें? क्या ये पॉजिटिव है या ये निगेटिव है? तो हम इसको बोलते हैं, इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? ऐसे नंबर जो नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब 0 काउंट हो गया, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉन नेगेटिव। तो अगर हम बात करें 1 2 3 की, तो ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। 0 से नीचे के जितने भी नंबर है इंक्लूडिंग 0, तो हम इसको नॉन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। और अगर हम 0 को हटा के केवल इन नंबर्स की बात करें तो ये नंबर क्या हो गया आपके? नेगेटिव नेचुरल नंबर, है ना, या नेगेटिव नंबर्स, राइट। सो इन सभी नंबर्स को हमने कहां पर रिप्रेजेंट कर लिया? एक नंबर लाइन पर। ये 3 नंबर्स होने के बाद अगला जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर आप किसी भी नंबर को P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां पर Q जो है वो 0 ना हो, P एंड Q इंटीजर्स हो, और P और Q के बीच में जो HCF है, HCF मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉमन नंबर है जो दोनों को कट कर रहा है वो 1 होना चाहिए। इसको और सिंप्लीफाई वे में अगर समझे तो एक ऐसा नंबर जिसमें P/Q आ रहा हो, एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ठीक है, और दोनों के दोनों हमारे इंटीजर्स हो। साथ में कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। तो अगर ऐसा नंबर मिलता है आपको तो आप उसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर। तो आपको क्या सर 5 रेशनल नंबर है क्या? जी हाँ, 5 भी रेशनल नंबर है। तो सर लेकिन इसमें तो P/Q नहीं आ रहा है। यस आ रहा है। कैसे आ रहा है? आप इसके नीचे 1 लगा दीजिए। 1 लगाते क्या हुआ? ये इंटीजर, दोनों के बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं है, और अगर है तो वो नंबर क्या है? 1 है, तो 1 चलेगा। और Q जो है वो 0 नहीं है,
तो दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। तो सर फिर तो जीरो भी रैशनल नंबर है? जी हाँ, जीरो भी रैशनल नंबर है, क्योंकि आप जीरो के नीचे भी 1 लगा सकते हो। तो क्या सभी नेचुरल नंबर हमारे रैशनल नंबर बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। क्या सभी होल नंबर हमारे रैशनल नंबर बन सकते हैं? यस, ये भी बन सकते हैं। तो सर क्या सभी इंटीजर बन सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो -3/1 दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो इसका मतलब इन सब नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इन सब के सब पार्ट हो गए। अब रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन मैंने बोली वो आपको बताइए कि P/Q फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ 2 कंडीशन और ऐड करिएगा। क्या? कि P और Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और इन दोनों के बीच में जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो क्या होना चाहिए? 1। उसके बाद रैशनल नंबर्स की 2 कैटेगरी है, एक है फ्रैक्शनल नंबर और एक है डेसिमल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर तो अभी हमने समझा ही है, जिसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट 2/3, 1/5। इस नंबर्स को हम क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। और डेसिमल नंबर क्या हो गया? इन्हीं को आप पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए। तो जैसे 1/5 है, तो 1/5 का नंबर कितना हो गया? 0.2। और 6/5 की अगर हम बात करें तो 1.2। तो इसी फ्रैक्शन को हमने किसमें कन्वर्ट कर लिया? डेसिमल। तो इसका मतलब रैशनल नंबर 2 तरीके से हो सकते हैं। एक हो सकता है डेसिमल फॉर्म में, और एक क्या हो सकता है हमारे पास? फ्रैक्शन फॉर्म में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज में से कुछ आते हैं तो वो आते हैं रैशनल नंबर्स के ऊपर, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये दोनों वर्ड क्या है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये आते हैं कि अगर कोई नंबर पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन कोई नंबर पॉइंट्स के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, तो या तो वो रिपीट हो रहा है, जिसको हम एक नाम से और बुलाते हैं रिकरिंग। तो या तो वो रिकरिंग हो रहा है, या फिर वो ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही वो एंड हो रहा है। तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? नाइदर रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी बात बाद में करेंगे कि वो नंबर कौन सा होता है जिसको हम नाइदर रिपीटिंग बोलते हैं और ना ही टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक सीरीज है, क्वेश्चन है 3/7, 1/5, 1/2 into 5, this is and this one and this one. So how to check this number is terminating and non-terminating? जैसे एक पहले छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया 6/5, इसका आंसर कितना है? 1.2। तो पॉइंट्स यानी डेसिमल के बाद ये नंबर खत्म हो गया। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग? टर्मिनेटिंग। बट अगर एक नंबर ऐसा हो 1/3, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये नंबर आएगा 0.3333 एंड दिस इज सो ऑन। तो ये नंबर तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट ना हो लेकिन रिपीट हो जाए, उनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। तो फिर ऐसे नंबर जिसकी मैं बात अभी कर रहा था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको भी मैं अभी बता तो देता हूँ, बट एक्सप्लेनेशन इसकी बाद में देखेंगे। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, जिसके ऊपर क्लास 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या? कि प्रूव दैट √5 या √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो चेक करते हैं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो भाई इसको कैसे करें? सर इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। जी हाँ, इसको डिवाइड करके देख लो, इसको भी डिवाइड करके चेक कर लीजिए, बाकी सभी नंबर्स को हम डिवाइड करके चेक कर लीजिए। तो ऐसे कब तक करेंगे? तो बड़ा लंबा मेथड हो गया। यस, इसका एक शॉर्टकट मेथड हमारे पास है। और शॉर्टकट क्या है कि अगर आप डिनोमिनेटर को चेक करें, ठीक है, चेक डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर आ रही है, यानी केवल 2 के नंबर्स आ रहे हैं, तो नंबर टर्मिनेटिंग है। केवल 5 के नंबर्स आ रहे हैं तो भी नंबर टर्मिनेटिंग है। या दोनों के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, मतलब 2 और 5 दोनों के कॉम्बिनेशन अगर हैं, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? आपका टर्मिनेटिंग। और अगर 2 और 5 के साथ कुछ और नंबर आ जाता है या वो नंबर अकेला भी आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे इस नंबर को? नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अभी आप देखिएगा, डिनोमिनेटर में क्या नंबर आ रहा है? 7। तो 7 ना तो 2 है ना 5 है, ना ही दोनों का कॉम्बिनेशन, तो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, 1/5 नीचे क्या आ रहा है? 5। तो 5 अगर आ रहा है तो नंबर इज टर्मिनेटिंग। एज आई सेड कि या तो डिनोमिनेटर में 5 के कोई नंबर्स हो या 2 के नंबर्स हो, यानी पावर्स हो, या 2 और 5 दोनों के कॉम्बिनेशन हो। अब आप देखिए इसमें कॉम्बिनेशन आ गया किस किस का? 2 और 5 का। तो यस, दिस नंबर इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग नंबर। 27 का अगर आप फैक्टर करें, प्राइम फैक्टर्स करें, तो 3 की पावर 3 होता है।
तो 3 की पावर 3 में तो एक 3 आ गया, ना तो 2 है ना 5 है, और एक्स्ट्रा नंबर 3 भी आ रहा है, तो इसका मतलब दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। 75 अगर आप इसको ब्रेक करें तो ये होता है 25 इंटू 3, तो 25 तो हो गया 5 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 3। 5 स्क्वायर की वजह से ये टर्मिनेट हो सकता था, लेकिन इसके साथ 3 आ गया तो वो नहीं आना चाहिए। अगर वो आ गया तो ये नंबर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें तो ये 5 की पावर आई थिंक 5 है और इंटू 3 है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 5 की पावर 5 इंटू 3 है, तो दिस नंबर इज ऑल्सो। हाँ, एक चीज और इसमें समझिएगा कि सबसे पहले इस पूरे नंबर्स को, कोई भी नंबर को चेक करने का मेथड कि हम ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसके लिए सबसे पहले उस नंबर को सिंप्लीफाई करिए। अगर आप सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं तो उसमें गलती हो सकती है। कैसे हो सकती है गलती? लेट्स से नंबर इज 6 अपॉन लेट्स से 3 इंटू 2। अब आपने इस नंबर को बिना देखे आपने क्या कह दिया, अरे सर आपने तो बोला था डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, 3 आ रहा है तो सर ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। जी नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये नंबर अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये नंबर क्या हो गया, 3 2 जा 6। अब आप देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये नंबर तो 1 आ गया, और 1 नंबर क्या होता है, एक नंबर टर्मिनेटिंग। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करना है किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, पहले आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करिए। और एक बार सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद आप चलिए चेक करिएगा कि डिनोमिनेटर में क्या चीज आ रही है। अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 के पेयर्स या अकेला 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आप इस क्वेश्चन को चेक करिएगा और कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताइएगा कि इन सब के आंसर्स क्या आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और उसके बाद हम समझते हैं इसके ऊपर बहुत बढ़िया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग नंबर इनटू अ फ्रैक्शन नंबर। तो आप एक बार नोट कर लीजिए, देन विल स्टार्ट इट। सो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, और जिसका नाम है हाउ टू कन्वर्ट रेकरिंग नंबर इनटू रैशनल नंबर। तो नंबर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 1.3 बार। इसका क्या मतलब होता है? अब देखिए, अगर आप इसको ओपन करें तो ये नंबर हो गया x इज इक्वल टू 1.3333 एंड दिस इज ऑन। तो अगर ये नंबर रिपीट हो रहा है बार बार तो आप इसको 1.3 बार ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को कन्वर्ट करके इसका फ्रैक्शनल नंबर बनाना है, फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसका लॉन्ग मेथड देखते हैं जो आपके स्कूल में काम आएगा, और आपको अगर अपनी आंसर शीट में कोई मेथड लिखना है स्कूल में तो वो यही मेथड है। अदरवाइज मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। शॉर्टकट आप अगर भविष्य में इन फ्यूचर अगर आपको लेट्स से क्लास 10th में एनटीएससी का एग्जाम देना है, या आप जीएसओ का एग्जाम देना चाहते हैं, या कोई भी अगर आपको ओलंपियाड का एग्जाम देना है, एसओएफ का एग्जाम देना है, तो आपको वहां पर एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज आते हैं तो वहां पर सबसे जरूरी होता है कि कम समय में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, तो वहां पर आप शॉर्टकट लगा सकते हैं। लेकिन स्कूल में आप इसी मेथड को यूज करिएगा। मेथड क्या है कि एक्स को ऐसे लिख दीजिएगा 1.3333 एंड सो ऑन। अब आप देखिए, इस डेसिमल को शिफ्ट करना है राइट साइड, और उतना शिफ्ट करना है कि डेसिमल शिफ्ट होने के बाद नंबर फिर से रिपीट हो जाए। तो देखिए, अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मिनिमम ऐसा नंबर करना चाहिए कि वो फिर से रिपीट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एलएचएस में भी और आरएचएस में। आपको पता है अगर आरएचएस में मैं इंटू 10 करता हूं तो ये पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 13.33333 एंड सो ऑन। तो अभी भी पॉइंट्स के बाद नंबर 3 पे रिपीट हो रहा है, और यहां पर भी पॉइंट के बाद 3 पे रिपीट हो रहा है। जब ऐसा बन जाए तो फिर आपको सिंपल एक काम करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। आपको क्या करना है, 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 10x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 9x। और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉइंट्स के आफ्टर डेसिमल जितने नंबर ये कट हो जाएंगे। 13 माइनस 1 कितना हो गया, 12, और x कितना आ जाएगा आपका 12/9। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो दिस इज 4/3। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो ये क्या बनेगा आपका 1.33333। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम बात करेंगे इसकी शॉर्टकट की। एक क्वेश्चन ये है कि
15.345 और इस बार जो बार है वो 4-5 के ऊपर है। थोड़ा और छोटा ले लेते हैं क्वेश्चन, 5.345 बार, तो इस बार बार है 4-5 के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप इसको रिपीट कर लीजिए। रिपीट करने के लिए क्या लिखेंगे हम, 5.3454545 एंड सो ऑन। अब आप देखिएगा इस डेसिमल को वहां शिफ्ट करना है। पहले तो देखिए क्वेश्चन ये नहीं है, इस क्वेश्चन को पहले चेंज करिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, डेसिमल के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ डेसिमल के बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 3 इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो पहले तो इसको 3 को पॉइंट्स को शिफ्ट करके यहाँ लाओ ताकि क्वेश्चन चेंज हो जाए। कैसे आएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड, तो ये तो 10x हो जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, 53.454545। जब आपको ऐसा नंबर दिख जाए कि पॉइंट्स के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, अब आप इस पे उस नंबर की मल्टीप्लाई करिए कि डेसिमल को शिफ्ट करके नंबर फिर से रिपीट हो जाए। तो आप देखिएगा डेसिमल के बाद 2 नंबर आ रहे हैं, 4-5 फिर 4-5, तो इस पॉइंट्स को मेरे को कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है ताकि नंबर फिर से रिपीट हो जाए। तो मुझे अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है, दोनों साइड, क्योंकि 2 शिफ्ट करना है तो 100 की मल्टीप्लाई। तो इधर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10 कितना हो गया, 1000x। और अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 5345। ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया, 0.4545 एंड सो ऑन। जब मैंने बताया था कि आपको यहां पर आप दोबारा से उसी नंबर को रिपीट करने पर पहुंच जाएं, तो फिर इसको क्वेश्चन नंबर 2 और इसको क्वेश्चन नंबर 1, और 2 में से 1 को आप माइनस कर दीजिए। तो 2 - 1 जब आप करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1000 - 10 कितना हो गया, 990x। और इसमें आप देखिएगा ये दोनों कट जाएंगे और 5345 माइनस के 53, ठीक है, ये नंबर हो गया। और x कितना आ गया, 5345 माइनस 53 अपॉन 990। 5 - 3 2, 40 - 5 9, दिस इज 2 एंड दिस इज 5, तो 529992 अपॉन 990। अगर ये फर्दर सिंप्लीफाई हो पा रहा है, जो कि हो रहा है, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई और कर लीजिएगा। जब तक ये कैंसिल आउट नहीं हो जाते हैं दोनों टर्म्स, तब तक आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा और जो बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये स्कूल मेथड्स जो हैं वो दोनों इन्हीं क्वेश्चंस के क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसकी बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम बात करेंगे इसकी शॉर्टकट की। चलिए तो बात करते हैं अब शॉर्टकट की, कि किसी भी रिकरिंग नंबर को अगर हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या शॉर्टकट लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम अपना जो सेकंड क्वेश्चन था उसकी बात करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ, 5.345 है ना, या कुछ और जो भी आपको नंबर लेना वो नंबर ले लीजिएगा। 5.345 और इस बार 4-5 के ऊपर बार है, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसका शॉर्टकट क्या कहता है, इसका शॉर्टकट ये कहता है कि आप पॉइंट हटा दीजिए माइंड में से और बार को हटा दीजिए माइंड में। ठीक है, अब ये नंबर कितना हो गया, ये नंबर हो गया 5 3 4 and 5। तो क्या काम करना है, माइंड में आपको कैलकुलेट करना है कि डेसिमल नहीं है, बार नहीं है, तो इस पूरे को आप होल नंबर मान लीजिए। तो दिस इज 5 3 4 5। इसमें से वो नंबर माइनस करिए जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो नंबर है आपका 53। एज आई सेड कि पॉइंट्स हटा दीजिए, बार हटा दीजिए, तो ये होल नंबर हो गया 5 3 4 5। और इसमें से आप वो नंबर माइनस कर दीजिएगा जिसके ऊपर बार नहीं है, तो वो नंबर कितना हो गया 53। ये तो हो गया न्यूमरेटर। ओके, अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद, ध्यान रखिएगा क्या बोला मैंने, डेसिमल के बाद, डेसिमल से पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है। डेसिमल के बाद जितने बार हैं उतने 9। तो कितने बार हैं, एक तो 4 के ऊपर है और एक 5 के ऊपर है, तो उतने 9। और डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 1 0। और ये हो गया आपका आंसर। बस अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। 5 - 3 2, 40 - 5 9, दिस इज 2 एंड दिस इज 5। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा और ये हो गया आपका आंसर। है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये शॉर्टकट हो गया, बट स्कूल में कॉपी पे ये नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे, टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो ये कहाँ यूज कर सकते हैं आप, अपने आंसर को वेरीफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, या किसी भी ओलंपियाड में अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो डायरेक्ट। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं जो हमने ट्राई किया था। वो था 1.3 बार, 1 लाइन में आंसर खत्म। कैसे,
क्या बोला था मैंने, पॉइंट हटा दो, डेसिमल हटा दो माइंड में, तो नंबर कितना हो गया 30, नंबर इज 30। उसमें से वो नंबर माइनस कर दिया जाएगा जिसके ऊपर बार नहीं है, वो नंबर कितना है 1, ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो एक 9। और आप चेक करिएगा आफ्टर डेसिमल क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, नहीं कोई नंबर नहीं, तो बस ये आंसर हो गया। तो ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 9, तो आंसर हो गया 4, 1 लाइनर आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। एक क्वेश्चन एक बार कंपटीशन में पूछा गया, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि x इज इक्वल टू पी क्यू पॉइंट आर एस टी, और एस टी के ऊपर बार था, और कहा गया था कि इसको कन्वर्ट करेगा फ्रैक्शन में, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो बस ये लॉजिक लगा दीजिए, क्या लॉजिक लगेगा, डेसिमल और बार को हटा दीजिए, तो नंबर हो गया पी क्यू आर एस टी। वो नंबर, इसमें से वो नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, और वो नंबर कितना हो गया पी क्यू आर, दिस इज योर डिनोमिनेटर, और इसके नीचे डिनोमिनेटर, सॉरी दिस इज योर न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आफ्टर डेसिमल कितने ऊपर नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो ये हो गया 9 9, और एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो ये 1 0। मैं गलती मत कर देना, ये पी क्यू आर कॉमन मत ले लेना, ये वो नंबर नहीं है कि हम पी क्यू आर को कॉमन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे क्या मैं इसमें 53 कॉमन ले सकता हूँ, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये वो नंबर नहीं है ना। तो इसका शॉर्टकट समझ में आ गया, होल नंबर मानना है, उसमें से आपको वो नंबर माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, और डिनोमिनेटर में आफ्टर डेसिमल जितने बार है उतने 9, जितने बार नहीं है उतने 0। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है इंसर्ट एन रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, वो नंबर्स हमारे पास रैशनल नंबर होंगे, इंटीजर हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, या फिर रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है हमारे पास 3 और एक नंबर है हमारे पास 7, और आपको इन दोनों नंबर के बीच में 3 रैशनल नंबर्स पुट करने हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ है, बट यहां पर हम एक नया फॉर्मूला रीड आउट करेंगे, और ये फॉर्मूला आपका सभी क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल है। अब वो क्वेश्चंस नेगेटिव हैं या वो क्वेश्चन नंबर्स पॉजिटिव हैं, जो भी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव हर एक नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा। तो फॉर्मूला ये कहता है कि स्मॉल d इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। यहां पर b क्या है, b है सेकेंड नंबर, a है फर्स्ट नंबर, और n है जितने रैशनल नंबर आपको पुट करने हैं, दैट इज योर n। सो d विल बी 7 माइनस 3 अपॉन 3 प्लस 1। तो d आपका आ गया यहाँ पर 7 माइनस 3 4 अपॉन 4, तो दैट इज 1। और एक बार अगर आपका d आ गया तो फिर फॉर्मूला ये लगाना है कि जो सेकेंड नंबर है, यानी इसका फर्स्ट नंबर, वो होगा a प्लस डी, फिर इसका सेकेंड रेशनल नंबर होगा a प्लस 2d, और थर्ड रेशनल नंबर होगा a प्लस 3d। सो a प्लस डी कितना हो गया, a इज 3 एंड d इज 1, सो द आंसर इज 4। नेक्स्ट हो जाएगा आपका a प्लस 2d, a इज 3 प्लस 2 इंटू d कितना हो गया आपके पास 1, तो 3 प्लस 2 5। नेक्स्ट हो गया आपके पास a प्लस 3d, तो 3 इंटू 1, तो 3 प्लस 3 6। ये हो गया आपके 3 रैशनल नंबर्स। अगर आप गौर करें तो इसमें जो अगला नंबर होगा वो होगा a प्लस 4d, और आप देखेंगे कि a प्लस 4d जो है वो आपका b आ जाएगा, एंड दैट इज योर 7। तो ये हो गया आपके 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है कि -3 और 7 इसके बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप इसके आंसर्स को सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है वो है आपके पास इररेशनल नंबर। अभी तक हम लोगों ने नेचुरल नंबर स्टडी कर लिया, होल नंबर हम लोग स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने इंटीजर्स वो स्टडी कर लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर जिसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। और अब बात करते हैं इररेशनल नंबर। व्हाट इज इररेशनल नंबर? इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसे नंबर जो ना तो रिपीटिंग हो, नाइदर रिकरिंग या रिपीटिंग, नाइदर रिकरिंग नॉर टर्मिनेटिंग, ना तो वो टर्मिनेट होते हो
और ना ही वो रिकर हो रहे हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। तो फिर ऐसे कौन से नंबर है जो इर्रेशनल नंबर आते हैं? इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। वो एग्जाम्पल से पहला आपके पास आता है जैसे √2। ऐसे नंबर जो रूट के अंदर लिखे हुए हैं, और इसको हालांकि रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल साइन। इसके अंदर जो नंबर है और वो परफेक्टली बाहर नहीं आ सकता। इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे कि इसको हम बोलते हैं सर्ड। और सर्ड का एक छोटा सा टॉपिक मैं भी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। ये √2 ये इर्रेशनल है। क्यूब रूट ऑफ 5 दिस इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। पाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पाई आपका क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और स्मॉल ई ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में और मैथ्स में, आपने सुने भी होंगे ना। तो पाई तो बहुत कॉमन है। तो पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14 नहीं होती है। ये हमेशा आप देखेंगे तो ये आगे चलती रहती है। तो ये ना तो टर्मिनेट होती है, ना ही ये नंबर रिपीट होता है। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि 22/7 इज व्हाट? दिस इज रैशनल और इर्रेशनल। तो 22/7 भी पाई की वैल्यू होती है, लेकिन ये नंबर चूंकि P/Q फॉर्म में लिखा हुआ है और ये Q नॉट इक्वल टू 0 है, और P और Q हमारे क्या है? इंटीजर्स हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दिस इज रैशनल नंबर। और आपको पता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? या तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं और या फिर वो रिपीट हो रहे हैं। तो सर ये कैसे पता लगेगा कि ये टर्मिनेट हो रहा है या रिपीट हो रहा है? आप इस क्वेश्चन को डिवाइड करके देख लीजिए, 22 और डिवाइडेड बाय 7। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कुछ इस तरीके से, है ना, तो पॉइंट लगा के 0 लगाया आपने, 7 1 just 7, इस तरीके से आप देखेंगे कुछ समय के बाद आफ्टर सम नंबर्स दिस नंबर विल बी रिपीटेड। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये क्वेश्चन हो गया आपके पास रैशनल नंबर। बट पाई क्या है? पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम इनको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है कि रिप्रेजेंट, है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। हमने इस लेक्चर की शुरुआत जब करी थी तो मैंने बताया था कि नंबर लाइन वो लाइन है जहां पर आप बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अभी तक हमने नेचुरल, इंटीजर्स, होल, ये सब हमने पढ़ लिया। अब अगला नंबर आता है इर्रेशनल नंबर को। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, इसका तरीका क्या है कि आप एक नंबर लाइन पर 0 1 2 3 या बना लीजिए, और यहां पर क्या करिए, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये हो गया आपका 1 यूनिट। आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा, स्केल से आप 1 इंच, है ना, या 1 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, ये वाला सेक्शन ले लीजिए। दिस इज योर 1 यूनिट। वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 इंच हो सकती है या 1 सेंटीमीटर हो सकती है। 1 मीटर तो नहीं लोगे आप, काफी बड़ा हो जाएगा। तो स्केल में आप देख लीजिएगा कि 1 इंच या 1 सेंटीमीटर आपने मेजर कर लिया, और यहां पर आपने मार्क लगा दिया, ये हो गया 1। अब यहां से परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर दीजिएगा 90 डिग्री पे। अगर ये 1 है, इसको भी आप 1 ही ले लीजिए, राइट। तो हमने सपोज करिए यहां तक इसको 1 काउंट किया, और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे, ज्वाइन कराएंगे, तो ये लाइन क्या हो जाएगी आपकी √2। और अब आप क्या करिए, कंपास में इसको मेजर कर लीजिए। यहां पर आप ऐसे रख करके कंपास को, ये आपके पास √2 आ गई लेंथ, और इसको आप 0 पे रखिए और एक आर्क लगा दीजिए। तो 0 से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई, इसको हम बोलेंगे √2। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। ये 1, ये 1, और आपने इसको ज्वाइन करा दिया। यहाँ पे आप कंपास रखिएगा कुछ इस तरीके से, और इसको आप मेजर कर लीजिए, और मेजर करके 0 पे होकर के, 0 पे रख करके उतनी डिस्टेंस का एक आप आर्क लगा दीजिए जो आपने मेजर करी है। तो ये जो डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे √2। अब ये √2 कैसा है? ये हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ √2। कैसे यूज करते हैं हम लोग पाइथागोरस? पाइथागोरस हमेशा यूज करी जाती है राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो अगर ये 1 है, ये 1 है, लेट्स से दिस इज x, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज व्हाट? 1। दिस इज आल्सो 1 एंड दिस इज x स्क्वायर। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो अगर x स्क्वायर 2 आ गया तो x होता है, ये 2 इधर चला जाता है। अभी हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे, यहां पर मैं आपको क्लियर करूंगा कि 2 इधर जाकर क्या बन जाता है। तो ये बन जाता है √2। अगर यहाँ 3 होता तो ये बन जाता क्यूब रूट ऑफ 3। तो फिलहाल ये √2 बन गया। तो ये इसका प्रूफ हो गया कि √2 हमने
कैसे लिया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसी में क्वेश्चन फर्दर अगर मैं आपसे कहूं कि √3 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है एक नंबर लाइन पर, तो आप कैसे करेंगे √3 के लिए? उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले नंबर लाइन पर आप क्या बना लीजिए, 0 और 1। तो ये 1 लिया आपने, इतना 1 ले लिया आपने, ये आप बना लीजिए, तो ये आ गया √2, राइट। अब इसी पे आप इस √2 पे फिर से 1 यूनिट की जो डिस्टेंस आपने ली थी वो 90 डिग्री लेकर के फिर से 1 यूनिट को और बना दीजिए और इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। इस बार ये कितना हो जाएगा, √3। कहां से आएगा √3? इस बार आप इस वाले ट्राइंगल में लगा दीजिएगा पाइथागोरस, तो यू विल गेट द आंसर ऑफ √3। सिमिलरली अब आप यहां से फिर एक 1 यूनिट ले लीजिए, इस 1 यूनिट को आप फिर मिला लीजिए, तो इस बार ये बन जाएगा √4। सिमिलरली फिर आपने 1 यूनिट ले लिया, इस √4 के साथ इसको ज्वाइन करा दीजिए, तो ये बन जाएगा √5। तो आप इस तरीके से बहुत सारे जो इर्रेशनल नंबर है आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, इसको आप नोट कर लीजिए। सो अगले छोटे छोटे से जो 3 टॉपिक हैं वो है, पहला टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज रियल नंबर्स, अगला टॉपिक है फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, और तीसरा टॉपिक है आपके पास सर्ड। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, वो है रियल नंबर्स। सर ये रियल नंबर्स क्या है, कहां से आया रियल नंबर्स? देखिए हमने स्टार्ट किया था नेचुरल नंबर से, नेचुरल के बाद आया होल नंबर जिसमें 0 इंक्लूड हुआ, इंटीजर्स वो नंबर से जिसमें नेगेटिव नंबर इनपुट हुए, फिर रैशनल नंबर आया P/Q फॉर्म में आया, उसके बाद इर्रेशनल नंबर आया। अब अगला जो टॉपिक है वो है आपका रियल नंबर, और यहीं पर ये खत्म नहीं होता है नंबर सिस्टम। इसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर जो आपकी फर्दर आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना तो इमेजिनरी नंबर को कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स भी अगर प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हम नहीं कर सकते उसको नंबर लाइन पर। तो इसलिए ये दो नंबर हैं, ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए हमने जो स्टडी किया था कि नंबर लाइन पर कौन कौन से नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपके समझ में आ गए होंगे। वो कौन कौन से हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल एंड देन रियल नंबर। तो अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। क्लास 11th में, क्लास 12th में ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। रियल नंबर आपको जगह जगह मिलेगा, फंक्शन में भी आपको मिल सकता है ना, डोमेन, रेंज, आपको ये बहुत जगह इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। इसको रिप्रेजेंट भी हम करते हैं कैपिटल R से। ठीक है, तो अब ये रियल नंबर क्या होता है? ये होता है कि जहां पर आपका रैशनल और प्लस इर्रेशनल नंबर अगर आप यूज करें, तो रैशनल प्लस इर्रेशनल का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर। तो देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक नंबर आपके पास x है, दैट इज 2 + √3, तो ये आपके पास आपका हो गया आपका रैशनल नंबर। क्यों हो गया रैशनल? बिकॉज आप इसको 2/1 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम बोलेंगे पूरे नंबर को, ये नंबर हो गया आपका रियल नंबर, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सर अगर हम खाली 2 ले तो क्या होगा? यस, दिस इज ऑल्सो अ रियल नंबर, ये भी रियल नंबर है। और अगर हम x में केवल √3 लें तो ये भी रियल नंबर है। तो आप कहोगे सर ये तो नेचुरल नंबर भी है। जी बिल्कुल, ये नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर भी है, ये इंटीजर भी है, ये रैशनल भी है, और ये रियल नंबर भी है। सिमिलरली ये नंबर इर्रेशनल भी है, और साथ में ये नंबर रियल नंबर भी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा पार्ट हो गया, उसके बाद आता है होल नंबर, इसका मतलब सभी होल नंबर, सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, होल नंबर। सभी होल नंबर क्या होंगे आपके पास, इंटीजर। सभी इंटीजर क्या होंगे आपके पास, रैशनल नंबर। सभी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, इनका कंबाइंड क्या होगा आपके पास, रियल नंबर। रैशनल प्लस इर्रेशनल। तो आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। आप ये डायग्राम बना लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सभी नेचुरल नंबर होल नंबर। क्या सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं? यस। क्या सभी नेचुरल इंटीजर्स हैं? हाँ, ये भी करेक्ट है। तो इस डायग्राम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ कौन कौन से नंबर नेचुरल। बट इसका उल्टा आप देखिएगा, क्या सारे होल नंबर नेचुरल है? जी नहीं, होल नंबर बड़ा है, नेचुरल नंबर छोटा है। तो सभी बड़े नंबर छोटे नंबर में नहीं आ सकते, लेकिन सारे छोटे नंबर बड़े नंबर में आ सकते हैं। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? नहीं, ये सही नहीं है। आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे 0 है तो 0 क्या है, 0 होल नंबर है, बट ये नेचुरल नंबर नहीं। तो ये बनता है आपका रियल नंबर की डेफिनेशन। क्या होगी डेफिनेशन? रैशनल प्लस इर्रेशनल। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। इसमें ज्यादा बात करने की इसलिए रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि बाकी बड़ी बड़ी क्लासेस में जो है 11 12 में ज्यादा यूज किया जाता है ये। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। ठीक है, अब देखिए एक नंबर आपके पास 2 है और एक नंबर आपके पास 4 है।
इसके बीच में अगर मैं आपसे पूछूं एक रैशनल नंबर निकालिए, तो आप कहोगे सर 2 और 4 के बीच में सबसे अच्छा रैशनल नंबर है 3, क्योंकि 3 इंटीजर भी है, 3 नेचुरल भी है और 3 रैशनल भी है। और क्या बना सकते हैं सर, आप कहोगे सर एक 2.1 ले लो, हाँ जी ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल चलेगा। 2.5 ले लो, ये रैशनल। तो कितने रैशनल नंबर लगा सकते हैं इसके बीच में? इनफाइनाइट रैशनल नंबर। एक बना सकता है कि सर 2.1213 ये ले लीजिए, तो ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे, यस बहुत सारे बन जाएंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि इसके बीच में रैशनल निकालना है, आपको क्या निकालना है? इररेशनल। तो देखिए मैं आपको इसका बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताता हूं। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में आप कोई भी एक नंबर उठा लीजिए। सपोज करिए आपने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है। अब आप क्या करें, इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो ना तो रिपीट होते हैं और ना ही वो टर्मिनेट होते हैं। तो मैं एक ऐसा नंबर बनाऊंगा जो ना तो रिपीट होगा ना टर्मिनेट। कैसे? 2.01 ये ले लिया, फिर 2 0 1 1, फिर 3 0 1 1, 4 0, फिर 1 1 और डॉट 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 लगा दिया। अब आप देखिए इस नंबर को, क्या ये नंबर रिपीट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। पहले 0 बना रहा है, फिर 0 0 बना रहा है, फिर 0 0 बना रहा है, तो मैं बाहर तो नहीं लगा सकता कहीं पर भी। और क्या ये नंबर टर्मिनेट होगा? नहीं होगा, क्योंकि हर बार ये नंबर जीरोस को बढ़ाता रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं इसके बीच में एक इररेशनल नंबर। अब आप और क्या बना सकते हैं? सर ऐसे तो मैं बहुत सारे बना दूंगा। कौन कौन से बना सकते हैं? चलिए एक और देखते हैं। सपोज करिए आपने लिया 3.12, फिर आपने 112 ये ले लिया, फिर इसी को 3 बार लिख दीजिएगा, और दिस इज सो ऑन। क्लियर हो गया? तो ऐसे कितने बना सकते हैं हम? ऐसे बहुत सारे इररेशनल नंबर हम लोग इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, है ना? तो अब आप कितने भी इररेशनल नंबर इसके अंदर पुट कर सकते हैं। अगेन अगला जो टॉपिक है और वो है आपके पास सर्ड। सर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे अच्छा जो फार्मूला है वो ये है। अगर आपको ये समझ में आ गया, इसके जस्ट अगला जो टॉपिक है वो है फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स और इररेशनल की एप्लीकेशंस। ये क्लियर हो गया, उसके लॉस क्लियर हो गए, तो फर्स्ट चैप्टर में आपको फुल मार्क्स, कोई टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। तो ये समझिएगा व्हाट इज सर्ड। तो सर्ड से पहले समझते हैं ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। इसको हम हिंदी में या इंग्लिश में बोलते हैं nth रूट ऑफ ए। ये नंबर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है nth रूट ऑफ ए, जहां पर n जो है उसको बोलते हैं ऑर्डर। n हो गया आपका ऑर्डर। ये जो साइन है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, ये हो गया रेडिकल साइन। और ये जो a है इसको बोलते हैं रेडिकेंड, रेडिकेंड बोलते हैं, या हम इसको बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर के बनता है हमारे पास सर्ड। अब देखिए जैसे n लिखा हुआ नहीं है, इफ n इज नॉट मेंशन, ये ध्यान से समझिएगा, अगर n मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो n है वो बन जाता है आपका 2। तो दिस विल बी 2 बाय डिफॉल्ट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सो ऑर्डर विल बी 2, ठीक है। अब सर्ड में n जो है वो हमारे पास होना चाहिए प्योर नेचुरल नंबर, इसके अंदर होल नंबर भी नहीं आ सकता। तो सर फिर कंडीशन ए की क्या है? ए की कंडीशन है दैट शुड बी रैशनल नंबर, और वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इसको बोलते हैं पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव रैशनल नंबर। अगर ऐसा है तो हम इसको बोल सकते हैं सर्ड। तो कौन कौन से नंबर को हम सर्ड बोल सकते हैं? कि एक काम करते हैं, n को हम ले लेते हैं 3, ये वाला साइन लगाते हैं, और इसके अंदर हम एक रैशनल नंबर ले लेते हैं। कौन सा रैशनल नंबर है? बड़ा अच्छा रैशनल नंबर हो सकता है, 5 ले लेते हैं। तो ये क्या बन गया आपका? सर्ड। एक और ले लेते हैं, क्यूब रूट के साथ मैंने ले लिया, मान लीजिए 7, दिस इज ऑल्सो सर्ड। और क्या ले सकते हैं? चलिए 5 ले लेते हैं ऑर्डर, और अंदर डाल देते हैं हम लोग 9, दिस इज ऑल्सो सर्ड। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सर्ड के हैं। सर्ड का मतलब हो गया ये। अच्छा एक और चीज है, क्या ये सर्ड है? हाँ, सर्ड के साथ साथ ये इररेशनल नंबर भी हैं। तो याद है मैंने बताया था इररेशनल नंबर क्या होते हैं? जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना रिपीट होते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये इररेशनल नंबर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन जनरेट ये होता है कि सर आप ये बताइए क्या ये एक इररेशनल नंबर है, या ये एक सर्ड है या नहीं है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखिए क्या हो गया इस बार, आप देखें तो ये 2 जो होता है 9, ये उसका आंसर होता है 3। कैसे आया है ये 3? इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर। तो अब अगर ये सॉल्व हो पा रहा है, ये सिंप्लीफाई हो पा रहा है, तो फिर ये हमारे पास इररेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। हम इसको इररेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। तो फिर जब इररेशनल नहीं बोलेंगे तो फिर ये सर्ड भी नहीं रहा। तो सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर सिंप्लीफाई हो पा रहा है तो आप उसको सिंप्लीफाई करके देखिए। अगर ये साइन हट जाए कैसे भी करके तो फिर वो नंबर सर्ड नहीं है, और अगर साइन बचा रह गया तो फिर ये क्या बन गया आपका? सर्ड।
ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, सर्ड है, ये सर्ड नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो इसी पे बात करेंगे कि हाउ टू सॉल्व सर्ड, सर्ड को कैसे सॉल्व करना है, और इसके ऊपर कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, आपको मैं इसका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। इसको नोट करिएगा। इसमें आगे देखते हैं स्टूडेंट्स की जो सर्ड की हम बात कर रहे थे, इसमें आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन मैं आपको दूं कि क्वेश्चन है आपके पास क्यूब रूट और इसके अंदर एक और फंक्शन है एंड दैट इज योर √5, क्या एक सर्ड है या नहीं है, तो हमें ये कंफर्म करना है कि क्या एक सर्ड है कि नहीं। तो सबसे पहले आप देखिएगा इसकी डेफिनेशन जो हमने सीखी थी वो ये थी कि जो बाहर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल है नेचुरल नंबर, यस। अंदर जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपके पास रैशनल नंबर, बट आप देखेंगे तो ये रैशनल नंबर नहीं है, दिस इज √5। तो इसका मतलब ये आंसर इसका क्या होना चाहिए, दिस इज नॉट अ सर्ड। बट ये इसका सही अप्रोच नहीं है, इसका आंसर है यस, इट इज अ सर्ड। कैसे, वो समझते हैं। क्या हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, नहीं। तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट करिएगा। कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखेंगे। आप इसको समझिएगा कि जो √5 है इसका ऑर्डर कितना है, 2। मैंने बताया था कि कुछ भी ऑर्डर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे इसको, ऑर्डर नंबर 2। तो इसको लिखने का तरीका ये था 5 की पावर 1/2। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर nth रूट ऑफ a है तो आप इसको लिख सकते हो a की पावर 1/n। ये हो गया 5 की पावर 1/2। अब इसके अंदर आते हैं, तो ये क्वेश्चन था क्यूब रूट और इसके अंदर था √5, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया बाय डिफॉल्ट 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, बाहर तो हो गया क्यूब और हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। अब आप सोचिएगा ये जो नंबर है अंदर, इसको आप मान लीजिए x, तो क्या अब मैं लिख सकता हूं x की पावर 1/3, सेम फार्मूला। और इस x की वैल्यू क्या थी, 5 की पावर 1/2। तो आप यहां पर रख दीजिए 5 की पावर 1/2 और होल पावर कितनी होगी 1/3। आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टी ये है कि अगर a की पावर m और बाहर n होता है तो आंसर होता है a की पावर mn। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे भाई, ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो दिस विल बिकम 1/2 इंटू 1/3, सो आंसर विल बी 5 टू द पावर 1/6। और इसको हम वापस क्या ऐसे लिख सकते हैं, 6√5, क्योंकि इसी को कन्वर्ट करके ये बना सकते हैं, तो वापस हमने इसको ये बना दिया। अब बताइए क्या ये ऑर्डर 6 नेचुरल नंबर है, क्या 5 रेशनल नंबर है, यस। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, दिस इज ए सर्ड। बट फर्स्ट बाय डेफिनेशन नहीं दिखाई दे रहा था, बट हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर ये आ गया। सो दिस इज ए सर्ड। आई थिंक अब आपको सर्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा कि सर्ड का मतलब क्या होता है, सर्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं कि सर्ड जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है प्योर सर्ड और दूसरा होता है मिक्स सर्ड। ठीक है, एक ही क्वेश्चन से आपको मैं समझाता हूं, ये क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक। प्योर सर्ड क्या है, जैसे सपोज करिए √8 है। अब आपको पता है √8 में ऑर्डर कितना है, 2। इसको हम सॉल्व करना भी सीखते हैं बीसी में, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए, इस 8 के प्राइम फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर। तो √8 में 8 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो अब आप देखिएगा इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गया, बाहर 2 है और अंदर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब जो ऑर्डर होता है बाहर 2, उसके उतने ही पेयर हमें अंदर बनाने होते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है कि बाहर अगर 2 है तो अंदर 2 2 के ही पेयर बनेंगे, तो एक पेयर 2 का ये रहा, और तो नहीं है पेयर, तो इसमें से एक वैल्यू आप बाहर निकाल लीजिए। तो एक वैल्यू बाहर आ गई 2, तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है 2 किसके ऑर्डर में, 2 के ऑर्डर में। तो ये इसकी वैल्यू होगी। √8 को सिंप्लीफाई करके हम 2√2 भी लिख सकते हैं। अब मैंने ऑर्डर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अगर ऑर्डर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या माना जाएगा, 2। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 54, ठीक है, इसको देखते हैं। या चलो 2 रूट ही देखते हैं, और 2 रूट में हम 32 कर लेते हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले 32 के प्राइम फैक्टर,
तो 32 के प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे आपके, 16 हो गया ये आपका 8, 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसको आप लिख दीजिएगा इस तरीके से, तो ये बन गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या करना है आपको, अब बाहर ऑर्डर कितना है, 2 है, तो पेयर कितने के बनेंगे, 2 2 के। तो एक पेयर से 2 आपने यहाँ बाहर निकाल लिया, एक पेयर से आपने बाहर निकाल लिया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, अंदर आपके पास ये 2 बचता है और इसको आपने इस तरीके से लिख दिया। तो आंसर क्या हो गया, 4√2। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्यूब रूट ऑफ 54, ये क्या बन जाएगा आपका, 54 के प्राइम फैक्टर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। इस बार आपके पास नंबर आएगा 3 3 3 इंटू 2। अब आप देखिएगा कितना ऑर्डर है, 3 है, तो पेयर कितने के बनाने हैं, 3 3 के। तो 3 का एक पेयर उठाया और आपने बाहर निकाल दिया, तो दिस विल बिकम अंडर, अब बाहर अंदर क्या बचा, 2, और ऑर्डर कितना है, 3। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिस वन। तो इन सभी में ये आपका प्योर सेट है, इसको बोलते हैं प्योर सेट, ये आपका प्योर सेट है, और ये भी आपका कौन सा, ये वाला, दिस इज ऑल्सो प्योर सेट। ठीक है, बट जब हमने इसको सिंप्लीफाइड कर लिया तो इसी का प्योर सेट क्या बन गया, मिक्सड। इसको बोलते हैं मिक्सड, मतलब इसमें इर्रेशनल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है। सिमिलरली इसका ये क्या बन गया आपका, मिक्सड। कैसे बन गया मिक्सड, इसमें एक रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली इसका ये क्या बन गया आपका, मिक्सड। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कि सर्ड क्या होता है, सर्ड के सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है, उसके बाद प्योर सर्ड किसको बोलते हैं और मिक्सड किसको बोलते हैं। इसको आप नोट करिए और फिर हम आगे चलते हैं कि कंपैरिजन अगर हमें करना हो दो सर्ड या तीन सर्ड के बीच में कि विच वन इज ग्रेटर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आगे चलते हैं, और अब जो टॉपिक है सर्ड का, वो नया टॉपिक शुरू होता है, और इस टॉपिक में क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन हमारा तीन तरीके से हो सकता है। पहला कंपैरिजन क्या है कि अगर ऑर्डर डिफरेंट है। सेकंड हो सकता है कि अगर बेस डिफरेंट है, या हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि इसमें ऑर्डर सेम करके और बेस को सेम करके, है ना, ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर ऑर्डर सेम है तो क्या करेंगे, बेस सेम है तो क्या करेंगे, और अगर वो दोनों के दोनों डिफरेंट है तो क्या करेंगे, बोथ डिफरेंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए सबसे पहले ये वाला ले लेते हैं, बेस सेम। बेस का मतलब आपको पता है कि nth रूट ऑफ a में हम इसको बोलते हैं बेस या रेडिकेंड, और इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो इस केस में पहले समझते हैं कि अगर आपका बेस सेम है तो क्या होगा। तो देखिए बेस में जैसे सपोज करिए क्वेश्चन है √2 और 5 और 3 रूट ऑफ 5। ठीक है, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है ये कैसे पता लगाएंगे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम बात करेंगे सर्ड में कंपैरिजन की। तो पहला कंपैरिजन है कि अगर बेस सेम है तो क्या करें। तो आप देखिए इसमें दोनों में बेस सेम है लेकिन ऑर्डर दोनों का अलग अलग है, तो इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर होगा उसकी पहचान कैसे होगी। तो देखिए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक है 2 और इधर मैं ले लेता हूं लेट से 64, और एक है 4 और इधर मैं ले लेता हूं 64। ठीक है, अब आप देखिए क्या दोनों का बेस सेम है, जी हाँ, लेकिन ऑर्डर दोनों के अलग अलग है। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आप इसके ऐसे दो नंबर में पेयर में ब्रेक कर दो ताकि वो पेयर मेरा बाहर आ जाए। तो क्या मैं 64 को लिख सकता हूं 8 इंटू 8, और आपको पता है अगर बाहर 2 है तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो ये किसका स्क्वायर रूट हुआ, ये स्क्वायर रूट हो गया 8 का, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 8। अब इसको मैं 4 में ब्रेक करूंगा, 4 ऐसे नंबर जिसकी मल्टीप्लाई करने पर 64 हो जाए। तो क्या ऐसा नंबर मिल सकता है आपको, चेक करके देखते हैं। या एक काम करते हैं इसमें 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 का जो फैक्टर है 3 में वो इजीली बन जाएगा। कैसे, 4 इंटू 4 इंटू 4। और देखिएगा कि इसमें अगर आप देखें तो 3 का एक पेयर बन गया और ये 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया 4। क्लियर है।
फिर से समझते हैं। 64 का अंडर रूट कितना हो गया 8। कैसे आया? 64 में बाहर 2 है तो हमने 2 के पेयर में इसको ब्रेक कर दिया। 64 है, ऑर्डर कितना है 3 है तो हमने इसको 3 के पेयर में ब्रेक कर दिया, तो आंसर आ गया 4। आप बताइए इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? इन दोनों में 8 बड़ा है। तो 8 कहां से आया था? इसमें आया था। 4 कहां से आया था? इस क्वेश्चन से आया था। तो इसका मतलब अगर ऑर्डर अलग अलग है और बेस सेम है तो जिसका ऑर्डर कम होता है वो नंबर बड़ा होता है। इसका ऑर्डर कम है तो ये नंबर बड़ा है, इसका ऑर्डर बड़ा है तो ये नंबर छोटा है। तो आप बताइए इन दोनों क्वेश्चन में कौन सा नंबर बड़ा होगा? क्या दोनों का ऑर्डर अलग अलग है? बेस सेम है, तो मैंने क्या बोला, जिसका बेस अगर सेम है तो जिसका ऑर्डर छोटा है वो नंबर बड़ा होगा। तो देखिए इसमें ये नंबर इज ग्रेटर देन 3√5। क्लियर हो गया? इसमें ये एक क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कि अगर ऑर्डर सेम है तो क्या करेंगे, कि अगर ऑर्डर सेम है तो फिर इसका आंसर कैसे निकलेगा। अभी ऑर्डर सेम में कैसे कर सकते हैं? अब इसमें ले लेते हैं कि लेट्स से 2 और ये 5 है और एक बार 2 है और ये 7 है। इसमें मैंने ऑर्डर सेम कर दिया और बेस इस बार अलग अलग है। तो देखते हैं, इसी के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक मैं ले लेता हूँ, क्या करें, ए वाला ले ले, ठीक है। तो ये ले लेते हैं आपका 16, चलिए 16 और एक ले लेते हैं 4√16, राइट। तो अब आप देखें ये 16 है, इसमें ऑर्डर कितना है 2 है, तो हमें इसके कितने पेयर बनाने ताकि वो बाहर आ जाए, 2 के। तो आप 16 को क्या लिख सकते हो, 4 × 4 और एक 4 बाहर आ गया, तो आंसर क्या हो गया 4। इसमें क्या करें, 16 को ऐसे 4 नंबर में ब्रेक करो ताकि ये नंबर बाहर आ जाए। तो आप सोचे 16 के फैक्टर हो सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। हो गया क्लियर? तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। तो यहां से क्या बाहर आ गया आपका, एक पूरा का पूरा, क्योंकि 4 का पेयर बनाना था, ये 4 का पेयर, एक 2 बाहर आ गया। कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है। कहां से आया ये नंबर यहां से आया और ये नंबर यहां से आया। तो आप देखिएगा अगर बेस सेम है तो जिसका ऑर्डर छोटा होता है वो नंबर बड़ा हो जाता है। क्लियर हो गया भाई आपको? जैसे 16 का आंसर क्या आया 4 और इस 16 में इसका आंसर कितना आया 2, तो 4 नंबर बड़ा है। तो अगर ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है ना, नहीं ये क्वेश्चन तो सेम हो गया भैया ना, हमने इसी का ही बना लिया, जबकि हमें ऑर्डर क्या रखना था, सेम रखना था। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन फिर इसी में कन्वर्ट हो गया। तो करेक्शन ये रहेगी कि हमें ऑर्डर सेम रखना है। तो एक काम करते हैं, इसको 2 मान लेते हैं और ये नंबर अलग अलग कर लेते हैं। तो ये 4 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 64। चलिए अब करते हैं, हमने इसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिपीट कर दिया। तो देखिए क्या होगा, अगर ये सेकेंड ऑर्डर ऑफ 4 है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमें 2 के पेयर बनाने हैं। तो ये कितना लिखा जा सकता है, ये हो गया आपका 2 × 2, तो एक आंसर बाहर आ गया, यानी 2 बाहर आ गया। और यहाँ से 64 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 8, तो यहाँ से क्या बाहर आ गया आपका 8। कौन सा नंबर बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 कहाँ से आया, यहाँ से आया। 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो इसका मतलब अगर ऑर्डर सेम है और बेस अलग अलग है तो जिसका बेस बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो आप बताइए इन दोनों में किसका बेस बड़ा है, 7 का बड़ा है। तो इसका मतलब 7 इज द लार्जेस्ट नंबर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। और अब इसमें थर्ड केस की बात करते हैं कि अगर दोनों डिफरेंट हो, बोथ आर डिफरेंट, तो क्या करेंगे। तो देखिएगा अगर दोनों डिफरेंट हैं तो एक तो हम मान लेते हैं इसमें से लेट से 2 और 3, और एक ऐसे ले लेते हैं 3 और 2। के बाद देखिए ऑर्डर भी अलग अलग है, बेस भी अलग है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस ऑर्डर का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम किस किस का ले लें, 2 का और 3 का। आपको पता है इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 6। अब समझिएगा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको मुझे 6 बनाना है, इसको मुझे 6 बनाना है। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 6 बन जाए, तो मैं इस ऑर्डर पे 3 की मल्टीप्लाई करता हूं, ये तो 6 हो गया। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर उसी की पावर बना देते हैं। तो चूंकि मैंने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी क्या होगा, 3 की पावर 3। ठीक है, चलो एक बार इसमें देखते हैं। यहाँ पे इसको हमें क्या बनाना है, 6। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 × 3 क्या हो गया 6। अब जिस नंबर की मल्टीप्लाई करिए अंदर उसी की पावर बन जाएगी। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि मैंने 2 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। तो ये तो हो गया 6√27 और ये हो गया 6√4। अब बताइए क्या ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बन गया जिसका ऑर्डर तो सेम है बट बेस अलग अलग है। तो इसमें जिसका बेस बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो किसका बेस बड़ा है, 27 का। तो 27 इज द
लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये तीनों कंपैरिजन आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अगर कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट ऑन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है, नोट करिए, ये तीनों क्वेश्चन नोट डाउन करिए। सो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेशनलाइजेशन, राइट। सो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसे नंबर को जो इरेशनल है उसमें ऐसे किस नंबर की मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जो भी है, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, रैशनल। तो ऐसा एक इरेशनल नंबर जिसमें हम किसी नंबर की मल्टीप्लाई करके उससे उसको हम रैशनल बना दें, तो दैट इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। और वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको बोलते हैं आर एफ। व्हाट इज आर एफ? आर एफ इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वेश्चन में आर एफ को निकालना। तो आर एफ मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर को हम कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन से इस टॉपिक को समझते हैं। क्वेश्चन है लेट्स से √12। आपको पता है कि √12 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हमें क्या करना है, इस √12 को रैशनल बनाना है। तो रैशनल बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिएगा इसमें एक प्रॉपर्टी है इरेशनल की, अगर √a और √b दोनों का ऑर्डर सेम है और बेस अलग अलग है और आप मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका आंसर होता है अंडर रूट बड़ा था अंडर रूट और अंदर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो दैट विल बिकम AB। ठीक है, तो अगर मैं इसमें √3 की मल्टीप्लाई कर दूं, √12 इंटू √3, तो आप बताओ इसके अकॉर्डिंगली बड़ा सा अंडर रूट लगा दें और ये बन गया 12 इंटू 3 36। ऑर्डर कितना है 2। आपको होता है 36 किसका स्क्वायर रूट होता है, अभी तक तो हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, तो आपको दो दो के पेयर बनाने 36 के, तो आंसर विल बी 6 इंटू 6, तो यू विल गेट द आंसर 6। तो क्या ये नंबर √12 से रैशनल बन गया। तो इस √3 को क्या बोलेंगे हम, आर एफ। आर एफ मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर। तो क्या यही आर एफ बन सकता है क्वेश्चन में? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या सर आर एफ यही बन सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी ये भी नहीं बन सकता। दूसरा भी बन सकता है। कैसे? कि अगर आप इस √12 की मल्टीप्लाई √12 में से ही कर ले, है ना। इसके लिए क्या प्रॉपर्टी लगाई हमने, अगर √a की मल्टीप्लाई आपने √a से करी तो a बनता है। कैसे आया ये भी सही है, कैसे करेंगे आप बताओ, बड़ा सा रूट लगाइए और 12 इंटू 12 लिख दीजिए, ये हो गया 12 इंटू 12। ऑर्डर कितना है 2, दो के मुझे पेयर बनाने थे तो 12 बाहर आ गया। ठीक है ना। या फिर आप ये प्रॉपर्टी लगा दो कि अगर रूट की मल्टीप्लाई उसी से दोबारा कर दे तो रूट हट जाता है और a आंसर आ जाता है। तो √12 इंटू √12 क्या आंसर हो गया 12। तो इस बार तो रेशनलाइजिंग फैक्टर कितना हो गया आर एफ, पहले √3 था और इसी क्वेश्चन का आर एफ कितना हो गया √12। इसका मतलब आर एफ कैन बी डिफरेंट। कोई किसी भी तरीके से नंबर को रैशनलाइजिंग कर सकता है, उसका आर एफ अलग अलग हो सकता है। तो फिर हम किसको करेक्ट माने, एग्जाम में किसको सही माने। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे छोटा आर एफ वो लेंगे और सबसे छोटा आर एफ को हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे कि जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है आर एफ की उसको हम निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए करना है प्राइम फैक्टर, है ना। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर। तो जैसे √8 की बात करते हैं तो √8 का आर एफ क्या हो सकता है, एक तो सबसे ये है ही क्या, √8 की √8 से कर दो तो आंसर हो गया 8, बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो क्या करेंगे, इस √8 के फैक्टर करिए। फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। आपको पता है ऑर्डर कितना है 2, तो 2 का ही पेयर आपको बाहर निकालना है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √2। अब इस √2 की अगर मैं √2 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता है √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। इसका मतलब आपने इस आर एफ से इस नंबर की मल्टीप्लाई करी, तो 2 √2 की मल्टीप्लाई √2 से करने पर आपको क्या मिला 4। तो दैट मीन्स √8 जिसके वैल्यू ये है, इसका आर एफ कितना हो गया √2। यह है इसका करेक्ट आंसर। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ आर एफ निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको चेक करना है किस नंबर का सबसे छोटा आर एफ हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये बन गया आपका रेशनलाइजेशन। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाता है टाइप, ये तो हो गया टाइप नंबर 1। एक आ जाता है इसमें टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या हो सकता है कि 3 प्लस √5, इसको हमें करना है रेशनलाइज। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए बीच में प्लस आ जाए तो आप इसके लिए क्या करें, इसी के नेगेटिव से इसकी मल्टीप्लाई कर दें, इसी के मतलब अपोजिट साइन से। अगर ये प्लस है तो माइनस से, और अगर माइनस है तो प्लस से। अब इसकी मल्टीप्लाई करें। अब देखिए क्या होगा,
ये तो बन गया आपका a प्लस बी और ये बन गया आपका a माइनस बी। बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। ये एक आइडेंटिटी है, वैसे तो हमने पढ़ी है बट हम इसको पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी स्टडी करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ नंबर लिखा हो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यू कैन डायरेक्टली से दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप सोचिएगा इसमें a क्या है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये बन गया √5 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो हो गया 9। अब √5 का स्क्वायर क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √5 इंटू √5, और अभी हमने पढ़ा है कि √a इंटू √a क्या होता है a, तो ये बन गया आपका 5। तो दिस इज 9 माइनस 5, तो आंसर क्या हो गया 4। क्या अब ये जो नंबर है वो रेशनल बन गया? हाँ जी। तो अगर रेशनल बन गया तो किस नंबर की मल्टीप्लाई कर दी आपने मल्टीप्लाई करी थी इसमें 3 माइनस √5 की। तो ये इस नंबर का क्या हो गया RF, ये हो गया टाइप नंबर 2। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर प्लस है तो माइनस से, और अगर माइनस है तो प्लस से हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तीसरा केस आता है टाइप नंबर 3, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है और इसमें करते हैं हम डिवाइड क्वेश्चंस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे? आप सपोज करिए 3/√2 है, इसको करना है रेशनलाइज। तो क्या करेंगे, नीचे जो नंबर है √2 इसी से ऊपर और इसी से नीचे। मतलब एक और चीज समझ सकते हैं, मान लीजिए √2 ना हो, खाली √8 हो, तो क्या करना है, नीचे वाले नंबर का RF निकालना है। RF कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको समझा दिया। तो नीचे वाले नंबर में √2 है, √2 को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका RF कितना होगा √2, तो उसी से आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। तो ऊपर तो हो गया 3√2 और नीचे हो गया √2 इंटू √2 दैट इज 2। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहां से आया? अगर वैसे ये अभी हम स्टडी करेंगे कि रैशनल की और इररेशनल की मल्टीप्लाई करने पर, मैं समझा देता हूं ना, रैशनल और इनटू इररेशनल, अगर ऐसा कोई नंबर हो तो आंसर आता है इररेशनल। ठीक है, जैसे 3 इंटू √2 क्या देगा 3√2, 5 इंटू √3 क्या देगा 5√3। ये आप √15 मत कर दीजिएगा, दिस इज नॉट करेक्ट। तो ये मिक्स मत कर देना, रैशनल की रैशनल सही होगी, इररेशनल की इररेशनल, तो ये एज इट इज रहेगा। तो ऊपर आ गया 3√2, नीचे हो गया √2 इंटू √2 2, तो इसका मतलब नीचे वाला नंबर हमारा होगा रैशनल हो गया। ऊपर आ गया रैशनल को इररेशनल, कोई दिक्कत नहीं, हमें करना था नीचे वाले को रैशनल, वो हमारा काम हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन मान लीजिए मैं देता हूं 3/√8, तो अब ये गलती मत कर देना कि सर √8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, नहीं, पहले √8 का क्या निकालेंगे हम RF, और √8 का RF मैंने आपको बताया था, √8 का RF कितना होता है √2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको √2 से ऊपर √2 से नीचे, तो ऊपर हो गया 3√2 और नीचे हो गया √8 इंटू √2। √8 इंटू √2 में हमने कौन सी, ये वाला जो थ्योरम थी ये हमने लगा दी, तो ये क्या बन गया आपका √16। और आपको पता है √16 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट क्या होगा 16 का, दैट इज 4। तो आंसर हो गया 3√2 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया टाइप नंबर 3, 1 2 एंड 3, 3 का ही फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि 4/3 माइनस √2, अब देखिएगा ये हम कर चुके हैं, क्या करते हैं, नीचे वाले को रैशनल करने के लिए इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, ये हो गया 3 + √2 और ये हो गया 3 + √2। तो देखिए ये आंसर कितना हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई। अब देखिए गलती क्या होती है, यहां ब्रैकेट अगर आपने नहीं लगाया तो आप 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, इसमें नहीं करेंगे। तो सबसे जरूरी है जब ऐसा कुछ नंबर हो तो ब्रैकेट्स में खेलो, आप ब्रैकेट्स लगाएंगे तो भी गलती नहीं होगी। तब 4 की मल्टीप्लाई किस किस में हो जाएगी, दोनों में, 4 × 3 12 और 4 × √2 क्या हो गया 4√2। नीचे हो गया a - b a + b, यहां पर हम ये वाली आइडेंटिटी खोल देंगे एंड दैट इज a² - b²। तो a² कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9, और अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि √2 का स्क्वायर कितना दे देगा 2। कैसे आया ये आप दोबारा से समझिएगा, वीडियो पीछे करिएगा और आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा कि हमने √2 का स्क्वायर 2 कैसे निकाला। तो ये हो गया 7, तो ऊपर आंसर हो गया 12 + 4√2 एंड डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया आपका आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम किसी भी नंबर को रैशनलाइज कर सकते हैं। RF क्या होता है, कितने तरह के टाइप्स होते हैं, डिनोमिनेटर को करना हो तो क्या क्या करना है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इररेशनल से रिलेटेड और साथ साथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है कि सर वाई डू वी रैशनलाइज, हम रैशनलाइज करते ही क्यों है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है, तो उसको समझते हैं। वाई
वी डू रैशनलाइज, इसको समझते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है आपके पास 4/√7 प्लस √2। इसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आप देखिए आपके लिए इसको डिवाइड करना कितना मुश्किल हो गया। सबसे पहले आपको √7 की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आपको √2 की वैल्यू निकालनी है, दोनों को प्लस करना है। और √7 इरेशनल है तो आपको कहीं ना कहीं पॉइंट्स पे आकर के रुकना पड़ेगा। √2 भी इरेशनल है, फिर दोनों को प्लस करके आपको डिवाइड करना है। तो ये आपके लिए कितना मुश्किल टास्क हो गया। अब आप देखिएगा हम इसको रैशनलाइज करते हैं और फिर ये कितना आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या मैं अब इसको √7 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी। तो अभी मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट लगा दीजिए, नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, 4 की इसमें भी होगी, तो दैट विल 4/7 एंड देन 4/2। ठीक है, नीचे क्या बनेगा, नीचे हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो दिस विल बी √7 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो गया 4√7 4√2 और नीचे √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2 एंड दैट इज 5। अब आप देखिएगा क्या ये इजी है आपके लिए कैलकुलेट करना कि √7 जो भी है उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। अब जो भी आंसर आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, 5 से। ठीक है ना, तो अगर आप 5 से डिवाइड करते हैं तो सिंपल हो जाएगा, बट अगर आप इसको डिवाइड करते हैं √7 प्लस √2 से, दिस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क फॉर यू। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज करते हैं, राइट। अच्छा, इसमें हम कुछ प्रॉपर्टी समझते हैं इरेशनल की। एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक इरेशनल नंबर है, दूसरा भी इरेशनल नंबर है, दोनों अलग अलग हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, √AB। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर √A है और इसकी मल्टीप्लाई √A से ही कर रहे हैं आप, तो रूट हट जाता है और आंसर इज A। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी कि A प्लस √B और A माइनस √B, इसकी मल्टीप्लाई करें। तो अभी हमने इसके बारे में स्टडी किया है कि अगर कोई नंबर a प्लस बी और a माइनस बी है तो आप इसमें लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर तो ये हो गया और माइनस क्या हो जाएगा, √b का होल स्क्वायर। तो दिस इज a स्क्वायर और √b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी मैंने स्टडी किया तो ये हो गया आपका b। ठीक है, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b। फोर्थ देखते हैं कि अगर √a प्लस √b है, ये भी हम पढ़ चुके हैं अभी, √a माइनस √b है, so this will be a plus b a minus b, √a का स्क्वायर a हो गया माइनस √b का स्क्वायर b हो गया। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा आपका, एनसीईआरटी में भी है, आप वहां से भी इसको स्टडी कर सकते हैं, है ना। समझने की जरूरी बात है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिफ्थ में अगर ऐसा हो कि √a प्लस √b दोनों का क्या हो, स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे आप, √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर b। कैसे आएंगे, वापस आप देखिएगा इस वीडियो के पहले वीडियो में मैंने आपको सब समझाया कि √a का स्क्वायर a कैसे है, बाय दिस प्रॉपर्टी। सिमिलरली √b का स्क्वायर कितना हो गया, अभी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2ab। a कितना हो गया, √a और b कितना हो गया, √b। तो आंसर हो गया a प्लस b प्लस 2/√ab। ठीक है, एक और देखते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन है आपके पास √3 प्लस √5 और √3 माइनस या प्लस √7। देखिए इसको समझते हैं। अब ना तो इसमें लग रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ना ही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ नहीं लग रहा। तो क्या करेंगे, एक एक नंबर को स्टडी करिएगा और इसकी मल्टीप्लाई √3 में, फिर √3 की √7 से, √5 की √3 में, √5 की √7 से। तो √3 इंटू √3 कितना हो गया, 3। √3 इंटू √7 ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, प्लस के √3 इंटू 7 21। फिर √5 इंटू √3 कितना हो गया, √15 और √5 इंटू √7 हो गया √35। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये तो हो गया इररेशनल की प्रॉपर्टीज। अब आते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये कौन कौन से होते हैं। सपोज करिए, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो सिमिलरली थर्ड रूट ऑफ 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/3। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसको डायरेक्टली हम यूज करते हैं। ठीक है,
अब देखिएगा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लेके शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि अगर a की पावर m और a की पावर n दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है और बेस दोनों का सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो दिस विल बी a की पावर m प्लस n। तो कैसे, जैसे 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4, तो दिस विल बी 2 की पावर 7। क्लियर हो गया? अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अच्छा, इसी की दूसरी प्रॉपर्टी है, वो क्या कहती है कि अगर a की पावर तो हो गया n और इधर है b की पावर n, इस बार बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर एक साथ चला जाएगा, है ना। इसको वापस भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे ही इसको वापस भी हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल है प्रॉपर्टी। तो ये बनता है a और b इसकी होल पावर n। कैसे, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 की पावर 3। ये हो गया आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं डिवाइड की, कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। बेस सेम, पावर अलग अलग, बीच में डिवाइड है तो ये ऊपर जाकर के माइनस। इसी को वापस हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2, यानी 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 कितना होता है 9। फोर्थ, ये तो हमने स्टडी किया था अभी कि a की पावर m और ब्रैकेट n, तो ये बन जाता है a की पावर mn। तो 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6, ठीक है। फिफ्थ, किसी भी बेस की पावर 0 कितना होता है 1। इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम। कैसे करेंगे देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 0 को a की पावर m माइनस m माइनस m कितना हो गया 0। क्या अब मैं इसको वापस इस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये बन गया आपका a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर m। हमने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया उल्टा। क्या ये दोनों सेम है, तो ये कट के क्या आंसर देंगे आपका 1, इसलिए a की पावर 0 कितना हो जाता है 1, राइट। तो ये इन प्रॉपर्टीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके ऊपर एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 7-8 क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज में ही है, और कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बढ़िया एनटीएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं और ओलंपियाड में भी आ सकते हैं, वो मैं अभी आपको कराता हूँ। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सारी प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिएगा। सो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो आपके ये क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐड ऑन किया, अभी मैं इसमें और भी क्वेश्चंस आपको 2-4 क्वेश्चंस करा दूंगा। पहले हम समझते हैं इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जो आपके एनसीईआरटी में वो कैसे हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक वो है कि यहाँ पर पावर में जो नीचे नंबर है 2, आप अंदर वाले नंबर को उतने ही पावर में लेके जाएंगे। जैसे 64 किसकी पावर 2 होता है, क्यों मैं 2 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें पावर में रेशनल में कितना है 2 है। तो 64 को क्या मैं लिख सकता हूँ 8 स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर और इसकी होल पावर 1/2। अब इसमें लगा दीजिए a की पावर m की पावर n, सो दिस इज a की पावर mn। तो क्या इसमें 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो दिस इज 8 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल और आंसर कितना हो गया इसका 8। सब में आपको यही सोचना है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में है अंदर वाले को उतनी पावर में ब्रेक करना है। अब देखिए जैसे इसमें 9 है और मेरे को 9 को ब्रेक करना है एक ऐसा नंबर जिसकी पावर 2 करने पर 9 आ जाए। तो आपको पता 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 3 स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी होगी 3/2। अंदर दोनों बाहर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो गया 2 इंटू 3/2, तो आंसर हो गया 3 की पावर 3 एंड दैट इज 27। नेक्स्ट, 16 को ब्रेक करना है ऐसे नंबर में जिसकी पावर 4 हो, तो 16 होता है 2 की पावर 4 और बाहर हो गया 3/4, 4 से 4 ब्रेक, 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। 2 की पावर 3 कैसे आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें लगा दीजिए आप a की पावर m और डिवाइडेड बाय a की पावर n। कितना होता है a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर n, a की पावर m माइनस। तो ये क्या बन गया आपका 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब आप चाहें तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 4। इसमें 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, 2 की मल्टीप्लाई नीचे 4 और माइनस के 1, तो आंसर हो गया 11 टू द पावर 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 4। फिफ्थ में अब ये प्रॉपर्टी लगा दीजिए। देखिए अंदर है 1/3 की पावर 3, तो एक तो 1 की पावर 7 लिख दीजिए। हाँ, ये भी समझिएगा a की पावर m और a की पावर n और बाहर p है,
तो p दोनों में चला जाएगा, इसमें भी और इसमें। ये तो बन जाएगा a की पावर pm और ये बन जाएगा a की पावर pm। ठीक है, तो ये बन गया 1 की पावर 7 और नीचे बन गया 3 की पावर 3 और बाहर 7। 1 की पावर 7 तो 1 तो किसी भी नंबर हो, कोई भी पावर हो, आंसर क्या होता है 1। और ये बन गया 3 की पावर 7 3 जा 21, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, इस बार क्या हो रहा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये बन गया 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम आ गया 15, तो ये बन गया आपका 5 2 जा 10 और ये बन गया आपका 3। तो आंसर कितना हो गया, 2 की पावर 13/15। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से लिए। अब देखते हैं कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, है ना। इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन आपको और करा दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। और क्वेश्चन है कि 1/√2 + 1, 1/√3 + √2 एंड सीरीज इज गोइंग ऑन। तो आप देखिएगा नीचे नंबर है इरेशनल और इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे रैशनल में। ये आपको बताया था मैंने, जब डिनोमिनेटर में इस तरीके का नंबर हो तो आप इसी के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये बन गया 1/√2 + 1। तो अब √2 - 1 से ऊपर, √2 - 1 से नीचे, तो ऊपर तो आ गया √2 - 1 क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई। नीचे बन गया a + b और a - b। तो ये √2 का स्क्वायर तो हो गया 2 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो आंसर हो गया √2 - 1/1। सिमिलरली जब आप इसको करोगे तो इसका आंसर आएगा √3 - √2/1। अब सबके नीचे 1 आएगा तो 1 को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करें तो फर्स्ट का आंसर आ गया √2 - 1 जो हमने अभी सॉल्व किया। सेकंड का आंसर आ गया √3 - √2। अगले का आएगा √4 - √3। फिर आ जाएगा √5 - √4 और इसका आ जाएगा √9 - √8। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये √2 इस √2 से कैंसिल, √3 से कैंसिल, √4 से कैंसिल, ऐसे √5 भी अगले वाले टर्म में कैंसिल हो जाएगा और √8 प्रीवियस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो बचेगा -1 और एक बचेगा √9। और आपको पता है √9 कितना होता है, √9 होता है 3। तो इसका आंसर हो गया आपका -1 + 3। तो दिस इज 2। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, है ना। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। यहां पर आप देखिएगा सेम ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई अभी, ये वाली मुझे यहां लग जाएगी। तो सबसे पहले तो देखो a की पावर m/a की पावर n है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, पहले तो आप b की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, c की भी इसमें कर दीजिए। कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी। 7 यहां भी गया, 7 यहां पे भी गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया x की पावर b × 1/bc और ये बन गया x की पावर c × 1/bc और ये x की पावर c × 1/ca और ये बन गया x की पावर a × 1/ca। ये हो गया x की पावर a × 1/ab और x की पावर b × 1/ab। राइट, तो क्या करें हम, जहां जहां कटिंग हो रही है कर दीजिए। b की b से कट हो गया, c से कट हो गया, c से कट, a से कट, दिस इज a एंड b से b। तो क्या बचता है यहाँ पर, x की पावर 1/c और नीचे बचता है x की पावर 1/b। फिर x की पावर 1/a, यहाँ पर x की पावर 1/c और ये x की पावर 1/b और x की पावर 1/a। 1/c से 1/c कैंसिल, मल्टीप्लाई में है। 1/b से 1/b कैंसिल और x की पावर 1/a से 1/a। आंसर कितना आ गया, आंसर इज 1। और अगर आपको और अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो आप जो बच्चा तैयारी कर रहा है एनटीएससी की या अच्छे एग्जाम्स ओलंपियाड वगैरह की, तो वो एनटीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स वो आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। आप फिटजी से कर सकते हैं, रेजोनेंस से, या आप मार्केट से कोई बुक भी परचेज कर सकते हैं, टीएमएच की या एसओएफ की कोई बुक ले सकते हैं, है ना, या अरिहंत की कोई बुक ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। और उसमें से आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट करिए, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और कराता हूँ। चलिए, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका दिस वन, nth रूट ऑफ x² एंड देन की पावर n/2 एंड देन इस पावर इज 2। तो क्या करें, देखिए सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि nth रूट ऑफ a को हम लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x² की होल पावर 1/n। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते तो बन गया x की पावर 2/n। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसकी होल पावर कितनी है, n/2 और फिर इस पूरे की होल पावर कितनी है 2।
यहाँ पर लगा दिए a की पावर mn, तो ये बन गया 2/n इंटू n/2 और इस पूरे की पावर 2, n से n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x की पावर 1 और इसकी पावर 2, तो x की पावर 2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट और अंदर है 7 की पावर 4 अंडर रूट और इस पूरे की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 6th रूट ब्रैकेट अंदर स्क्वायर रूट 7 की पावर 8 एंड द होल पावर इज 3। इसको कैसे करें? सबसे पहले इस छोटे वाले पार्ट को अलग करो। इसका ऑर्डर कितना है? 2, तो ये बन जाएगा nth रूट ऑफ ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला a हो गया, तो 7 की पावर 4 की होल पावर 1/2, ये वाला सेगमेंट आ गया। इसकी होल पावर कितनी हो गई? 6 और बाहर क्या लगा हुआ है? क्यूब रूट इनटू, इसको देखते हैं, ये है 7 की पावर 8 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/6 और इस पूरे की होल पावर कितनी हो गई? 3। अब देखिएगा ये a की पावर mn है, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो गया 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर की होल पावर 6, क्यूब रूट बाहर लगा हुआ है, और ये हो गया 7 की पावर 8/6 और पावर कितनी हो गई? 3, है ना। और हाँ, और एक इसमें ये मिस हो गया हमारे से, ये 3 तो चल ही रहा है, साथ में इसके स्क्वायर रूट भी है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट भी हमारे पास है। तो अब देखिएगा क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 की पावर 2 इंटू 6, यानी 7 की पावर 12 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी? 1/3। यहाँ कितना हो गया? 7 की पावर 8/6 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 8/6 इंटू 3, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 7 की पावर 8/2 और इसकी होल पावर 1/2, ये 2 इसके इधर आ गया, तो ये तो हो गया 4 और 2 से ये कट गया 2, यहाँ तो आ गया 7 स्क्वायर। ठीक है, इधर कितना हो गया? ये 3 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, दैट इज 4। ये बन गया आपका 7 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2, बेस सेम पावर मल्टीप्लाई में है, तो आंसर हो जाएगा पावर ऐड, तो 7 की पावर 6। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ बढ़िया सा क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये a की पावर m माइनस एन है, और अगर ये a की पावर m माइनस एन है तो आपको याद है a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है a की पावर m माइनस एन। वापिस हम इसको ये भी लिख सकते हैं, तो इसको वापस तोड़ लेते हैं, तो ये बन गया 1/1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, इधर आ जाएगा एलसीएम लेकर के, तो 1/x की पावर p प्लस एक्स की पावर a डिवाइडेड बाय एक्स की पावर b। अब आपको पता है ये ऊपर चला जाता है ना, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा आपका x की पावर b अपॉन एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर a। ये तो इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसका ले लेते हैं प्लस, इसको भी आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, x की पावर b अपॉन एक्स की पावर a, इधर चला जाएगा ये बन गया 1/x की पावर a प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर a, ये ऊपर आ जाएगा, और ये बन गया आपका x की पावर a अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b। दोनों को क्या करना है आपको? ऐड। एलसीएम दोनों में आप देखिएगा तो सेम आ रहा है, उसको एक साथ लिख दीजिए, x की पावर a प्लस एक्स की पावर b, और ऊपर आप देखिएगा दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये x की पावर b प्लस एक्स की पावर a, और ये कट के क्या आंसर देगा आपका? 1। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा रियल नंबर क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो जाता है, और इसमें जितना एनसीईआरटी है जो आपके रिलेटेड है सिलेबस में, वो हमने सारा कवर अप किया है, एक एक पॉइंट्स को हमने इसमें समझा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक करते हुए हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं आपको इसका सॉल्यूशन ज़रूर दे दूँगा। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।